अध्याय 10 धन संपत्ति की बचत करें। आपके नियंत्रण में सिर्फ एक ही कारक है और वह उसे उत्पन्न कर सकता है जो सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए मैं आपको पैसे बचाने के लिए राज़ी करता हूँ। इसमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी, लेकिन यह एक अजीब काम है ना? क्या पैसे बचाने के लिए लोगों को मनाना पड़ता है? मेरा मानना है कि हाँ, बहुत से लोगों को मनाना पड़ता है। एक नियत आय के बाद लोग मुख्यतः इन 3 समूहों में आते हैं जो बचत करते हैं, जिन्हें नहीं लगता कि वे बचत कर सकते हैं, जिन्हें लगता है कि उन्हें बचत की ज़रूरत ही नहीं। यह बाकी के 2 समूहों के लिए। पहला विचार सरल, लेकिन जो आसानी से अनदेखा हो जाता है, यह है कि संपत्ति निर्मित करने का संबंध आपकी आय या निवेश प्रतिफल से कम और आपकी बचत दर से अधिक होता है। दक्षता की शक्ति के बारे में एक कहानी। 1970 में ऐसा लग रहा था कि विश्व में सारा तेल खत्म होने वाला है। हिसाब अधिक कठिन नहीं था। वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेल की खपत बहुत अधिक थी। वैश्विक अर्थव्यवस्था विकसित हो रही थी और जितना तेल हम खुदाई करके निकाल सकते थे वह कम पड़ रहा था। शुक्र है कि तेल का खात्मा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं है हमें अधिक तेल मिल गया या फिर हमने बेहतर ढंग से तेल की खुदाई करना सीख लिया। तेल संकट पर विजय पाने का सबसे बड़ा कारण यह था कि हमने ऐसी कारें, फैक्ट्रियां और घर बनाने शुरू कर दिए जो पहले की तुलना में अधिक ऊर्जा दक्ष थे। यूनाइटेड स्टेट्स 1950 के मुकाबले अब प्रति डॉलर 60% कम ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। सड़क पर चलने वाली सभी गाड़ियों का औसत मील प्रति गैलन 1975 में अब तक दोगुना हो चुका है। 1990 की फोर्ड टॉरस सेडान का औसत 18 एमपीजी था। 2019 की सेव सरबन, जो बहुत अधिक बड़ी है, का औसत 18.1 एमपीजी है। विश्व ने अपनी ऊर्जा को बढ़ाकर विकसित नहीं की, बल्कि अपनी ऊर्जा की खपत को घटाकर की। यूएस का तेल और गैस उत्पादन 1975 में 65% बढ़ चुका है, जबकि उस ऊर्जा के साथ हम जो कर सकते हैं, संरक्षण और दक्षता, उसे दोगुना हो चुके हैं। इसलिए यह देखना आसान है कि क्या अधिक महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ महत्वपूर्ण बात है कि अधिक ऊर्जा ढूंढना हमारे नियंत्रण के बाहर है और अनिश्चितता से घिरा हुआ है, क्योंकि यह सही भूविज्ञान, भूगोल, मौसम और भू राजनीति के नाजुक मिश्रण पर निर्भर करता है। लेकिन जो ऊर्जा हम इस्तेमाल करते हैं उससे अधिक दक्ष होना हमारे नियंत्रण में है। एक हल्की कार खरीदना या फिर बाइक चलाना आपके हाथ में है और 100% रूप से दक्षता में सुधार ला सकता है। हमारे धन पर भी यही लागू होता है। निवेश प्रतिफल आपको अमीर बना सकते हैं, लेकिन कोई निवेश कार्यनीति काम करेगी या नहीं, कब तक काम करेगी या मार्केट साथ देंगे या नहीं, यह हमेशा शंकास्पद रहता है। परिणाम अनिश्चितता से घिरे रहते हैं। व्यक्तिगत बचत और व्यक्तिगत वित्त का संरक्षण और दक्षता संपत्ति के समीकरण के वे भाग हैं जो अधिक रूप से आपके नियंत्रण में हैं और भविष्य में भी 100% उतने ही प्रभावशाली होंगे जितने आज हैं। अगर आप सोचते हैं कि संपत्ति विकसित करने के लिए अधिक धन और निवेश प्रतिफल की आवश्यकता होगी, आप उतने ही निराशावादी बन जाएंगे जितने 1970 में वे ऊर्जा के अंत में विश्वास करने वाले थे। आगे बढ़ने का पथ कठिन और आपके नियंत्रण से बाहर नजर आएगा। अगर आप इसे इतनी मितव्ययिता और दक्षता से संचालित होते देखेंगे तो आपको अपनी नीयत साफ नजर आएगी। संपत्ति बस संचित अवशेष है जो आपके खर्च के बाद बचती है। और क्योंकि आप बिना ऊंची आय के भी संपत्ति विकसित कर सकते हैं, लेकिन बिना उच्च बचत दर के संपत्ति जोड़ने का कोई मौका नहीं रखते। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि क्या अधिक महत्व रखता है। महत्वपूर्ण रूप से संपत्ति का मूल्य आपकी आवश्यकताओं के सापेक्ष है। मान लीजिए आपकी और मेरी शुद्ध संपत्ति बराबर है और मान लीजिए कि आप मुझसे बेहतर निवेशक हैं। मैं 8% वार्षिक प्रतिफल कमा सकता हूं और आप 12% कमा सकते हैं, लेकिन मैं अपनी संपत्ति को लेकर अधिक दक्ष हूँ। कहिए कि मुझे एक सुखी जीवन बताने के लिए उसमें से बस आधे पैसे की ज़रूरत है, जबकि आपकी जीवन शैली आपकी बढ़ती संपत्ति के साथ उससे मेल खाती है। मैं आपसे अब अधिक समृद्ध रहूँगा, बावजूद इसके कि मैं आपसे खराब निवेशक हूँ। मुझे अपने निवेश से कम प्रतिफल के बावजूद अधिक लाभ मिलेगा। आय के लिए भी यही लागू होता है। कम संपत्ति के साथ खुश रहना सीखने से आप क्या चाहते हैं और आपके पास क्या है उसके बीच एक अंतर निर्मित हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे आपका वेतन बढ़ने से होता है, लेकिन उससे आसान तरीके से और आपके अधिक नियंत्रण में।
एक उच्च बचत आय का मतलब यह भी है कि आपका खर्च सामान्य से कम होगा, और कम खर्च का मतलब है कि आपकी बचत अधिक होगी तब की तुलना में जब आप अधिक पैसा खर्च करते हैं। अब इसे इस संदर्भ में समझिए कि वार्षिक निवेश के 0.1% बेहतर प्रदर्शन को प्राप्त करने के लिए कितना समय और प्रयत्न लगता है। लाखों घंटों का अनुसंधान, व्यवसायियों द्वारा करोड़ों डॉलर का प्रयास, और यह समझना बहुत ही आसान है कि प्रभावी रूप से क्या अधिक महत्वपूर्ण और अनुकरण करने योग्य है। ऐसे भी पेशेवर निवेशक हैं जो सप्ताह में 80 घंटे कड़ी मेहनत करते हैं ताकि 1% का 10वां हिस्सा अपने प्रतिफल में जोड़ सकें, जबकि उनके वित्त में 2 या 3% ऐसे हैं जो जीवनशैली के कारण हैं और कम प्रयास से काबू में किए जा सकते हैं। बड़े निवेश, प्रतिफल और अच्छी आय अद्भुत है जब उन्हें प्राप्त किया जा सके, और कुछ लोग उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यह तथ्य कि वित्त समीकरण के एक ओर इतना अधिक प्रयत्न और दूसरी ओर बहुत कम, अधिकतर लोगों के लिए एक अवसर है। आय के एक निश्चित स्तर के बाद आपको बस वह चाहिए जो आपके अहंकार के नीचे हो। मूलभूत चीज़ों की आवश्यकता सबको होती है। जब वे पूरी हो जाती है, आरामदेह मूलभूत आवश्यकताओं का एक और स्तर होता है, और उसके बाद वे मूलभूत आवश्यकताएं होती है जो आरामदेह, मनोरंजक और शिक्षात्मक भी हो। लेकिन भौतिकवाद के एक स्तर से आगे बढ़कर खर्च करना आपकी आय की ओर पहुंचते आपके अहंकार को प्रतिबिंबित करता है। पैसे खर्च करने का वह तरीका जिससे लोगों को यह पता चल सके कि आपके पास पैसा है, इसे इस नज़र से देखिए। और बचत को बढ़ाने का सबसे शक्तिशाली उपाय आय को बढ़ाना नहीं है, बल्कि अपनी विनम्रता को बढ़ाना है। जब आप बचत को अपनी आय और अहंकार के बीच में अंतर के रूप में देखेंगे, आप समझ पाएंगे कि आपकी आय वाले इतने लोग आखिर ज़्यादा बचत क्यों नहीं कर पाते। स्वाभाविकता के विरुद्ध यह एक दिन प्रतिदिन का संघर्ष बन जाता है, जिसमें आप दूसरों का मुकाबला करने के लिए आप अपनी चादर से बाहर पैर फैलाते रहते हैं। वे लोग जिनकी व्यक्तिगत वित्तीय सफलता चिरस्थायी होती है, ज़रूरी नहीं कि उनकी आय अधिक ऊंची हो। उनकी प्रवृत्ति कुछ ऐसी होती है कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, इस बात से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अंत लोगों की बचत करने की क्षमता जितना वे सोचते हैं उससे कहीं अधिक उनके नियंत्रण में होती है। कम खर्च करके बचत की जा सकती है। अगर आपकी कामनाएं कम हो, आप पैसा भी कम खर्च करेंगे, और आपकी कामनाएं कम रहेगी अगर आप इस बारे में कम परवाह करेंगे कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। जैसा कि मैंने इस किताब में तर्क किया है, धन संपत्ति वित्त से अधिक मनोविज्ञान पर निर्भर करती है, और आपको बचत करने के लिए किसी खास कारण की ज़रूरत नहीं होती। कुछ लोग घर के अग्रिम भुगतान, नई कार या सेवानिवृत्ति के लिए बचत करते हैं। यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन बचत करने के लिए हमें किसी विशेष वस्तु को खरीदने के उद्देश्य की आवश्यकता नहीं होती। आप सिर्फ बचत करने के उद्देश्य से बचत कर सकते हैं, और वास्तव में आपको ऐसा करना भी चाहिए, सभी को करना चाहिए। किसी विशेष उद्देश्य के लिए बचत करने का मतलब एक पूर्वानुमानित संसार में बनता है, लेकिन हमारा संसार ऐसा नहीं है। बचत सबसे खराब श्रेणी में आपको भौचक्का कर देने वाली जीवन की अपरिहार्य क्षमता के विरुद्ध एक ढाल है। बचत का एक और लाभ जो खर्च करने के उद्देश्य से संबंधित नहीं है, वह हमने अध्याय 7 में देखा, अपने समय पर नियंत्रण प्राप्त करना। पैसा जिस प्रत्यक्ष सामान को खरीद सकता है उसे सभी जानते हैं, अप्रत्यक्ष पहलू भी समझना कठिन है, इसलिए यह अक्सर अज्ञात रह जाता है। लेकिन संपत्ति के अप्रत्यक्ष लाभ हमारे सुख को बढ़ाने में कहीं अधिक मूल्यवान और उत्तम सिद्ध हो सकते हैं, बजाय उन प्रत्यक्ष वस्तुओं के जो हमारी बचत का स्पष्ट रूप से लक्ष्य होती है। खर्च करने के उद्देश्य के बगैर की गई बचत आपको विकल्प और नम्रता के साथ साथ प्रतीक्षा करने की क्षमता और सही विकल्प दबोचने का अवसर प्रदान करती है। यह आपको सोचने के लिए समय देती है, यह आपको अपनी खुद की शर्तों पर रास्ता बदलने की क्षमता देती है। बचत का हर छोटा भाग भविष्य के एक बिंदु को अधिकृत कर उसे अपने आप को देने जैसा है, जिसका मालिक कोई और नहीं हो सकता। इसलिए अधिकतर लोग बचत कर सकते हैं और उन्हें करनी भी चाहिए। आप जानते हैं उन्हें और क्या करना चाहिए। इतना अधिक तर्कशील होना छोड़ देना चाहिए। मैं बताता हूँ ऐसा क्यों।